अच्छा, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट क्लास पे। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सही है। और हमने जब से स्टार्ट किया है तो हम इसी मॉडल पे चल रहे हैं कि नेशनल इनकम जो होती है, जो एक कंट्री की नेशनल इनकम होती है, वो इक्वल होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। वो इक्वल होती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, जो कि इक्वल होता है एक कंट्री के आउटपुट से और वैल्यू ऑफ आउटपुट से, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं जीडीपी। ठीक है। और हमने ये चीज पढ़ ली थी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं। सही है। एक तो इनकम अप्रोच होती है, एक एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है, एक आउटपुट अप्रोच होती है, और हमने एक और अप्रोच देखी थी जो कि वैल्यू एडेड अप्रोच होती है। टोटल चार अप्रोचेस हमने देखी थी कि किस तरीके से नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट होता है। अब जब हम सिर्फ आउटपुट की बात करते हैं, मैं सिर्फ आउटपुट की बात कर रहा हूँ। जब हम सिर्फ आउटपुट की बात करते हैं तो एक कंट्री का जो आउटपुट होता है ना, वो बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। सही है। और आउटपुट को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं। आउटपुट, एक कंट्री का आउटपुट क्या है, उसके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं। और सबसे जो कॉमन तरीका जो यूज होता है ना, वो होता है जीडीपी। अब जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी के बहुत वेरिएंट्स होते हैं। जीडीपी की मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। जैसे एक एक जीडीपी होता है जिसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। एक जीडीपी होता है जिसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। एक जीडीपी होता है जिसको बोला जाता है रियल जीडीपी। एक जीडीपी बोला बोला जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। सही है। एक जीडीपी होता है जिसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। फिर एक जीडीपी होता है जिसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर प्राइसेस। तो एक कंट्री के आउटपुट को कैलकुलेट करने का सबसे जो कॉमन तरीका होता है वो क्या होता है, जीडीपी। पर जीडीपी के अलावा भी और तरीके होते हैं। मतलब जीडीपी के अलावा एक और तरीका होता है जिसको बोला जाता है जीएनपी, या आप इसको दूसरे लफ्ज में बोल सकते हो जीएनआई। फिर एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आउटपुट को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं। हमने जो तरीका अब तक देखा है वो सिर्फ जीडीपी है। पर हमने जीडीपी का बस एक बेसिक आइडिया डिस्कस करा है कि भाई व्हाट इज जीडीपी। सही है। अब हम आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाट इज रियल जीडीपी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस क्या होती है। फिर हम देखेंगे जीएनपी क्या होता है, फिर हम देखेंगे एनएनपी क्या होता है। अब ये वो चीजें जो कि नॉर्मली हमें लगती है कि यार ये बहुत छोटी चीजें हैं, पर इसी के ऊपर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सही है। और वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन फुल थ्योरेटिकल हो सकता है, जिसमें वो सिंपली हमसे यही पूछेगा कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होता है। सही है। और जब आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन बताओगे तो आप आउटपुट अप्रोच में सिर्फ जीडीपी नहीं बताओगे, आप उसको नॉमिनल जीडीपी भी बताओगे, आप उसको रियल जीडीपी भी बताओगे, आप उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फिर आप उसको जो है वो जीएनपी भी बताओगे, आप उसको एनएनपी भी बताओगे। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो मैं जीडीपी पे थोड़ी और आज डिस्कशन करूंगा। पूरा हमारा डिस्कशन ही जीडीपी के ऊपर है, क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत आते हैं। सही है। अब जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि जब एक कंट्री की नेशनल इनकम होती है वो जीडीपी की इक्वल होती है, जो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वल होता है। और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है ना, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। सही है। कोर्सेट किसके ऊपर है, वो पूरा का पूरा डिस्कशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा। सही है। और जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक कंट्री का आउटपुट होता है। और हमेशा याद रखना, एक कंट्री का आउटपुट कभी भी क्वांटिटी से मेजर नहीं होता। एक कंट्री का आउटपुट कभी भी फिजिकली मेजर नहीं होता। एक क्वांटिटी का आउटपुट हमेशा वैल्यू में मेजर होता है। सही है। एक कंट्री का जो आउटपुट होता है वो हमेशा किस में मेजर होता है, वैल्यू में मेजर होता है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। आप सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखते, आप प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी देखते हो। और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी थी कि जब आप माइक्रो लेवल पे चीजों को देखते हो ना, तो आप सिर्फ एक इंडस्ट्री को, एक मार्केट को या एक प्रोडक्ट को देख रहे हो। सही है। जैसे ऑयल की इंडस्ट्री, ये माइक्रो लेवल की एनालिसिस। और सिर्फ आप लीटर देखोगे, जो लीटर उसका यूनिट होता है कैलकुलेट करने का। या अगर आप राइस की मार्केट को देख रहे हो तो आप सिर्फ केजी को देखोगे। पर मैक्रो लेवल पे जब हम सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई कंट्री के आउटपुट के सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि सेकेंडरी सेक्टर होता है। जब आप इन सारे सेक्टर्स के आउटपुट को ऐड कर दोगे तो कंट्री का जीडीपी बन जाएगा। पर आप इनकी सारी जो टोटल ऑफ टोटल्स आप करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, वो वैल्यू होती है। क्योंकि आप केजी को, लीटर को और नंबर्स को साथ में ऐड नहीं कर सकते, तो आप इसकी वैल्यू निकालते हो। जैसे आप क्या करोगे, आप प्राइमरी सेक्टर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी निकालोगे। इकोनॉमी में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है ना, आप सबका प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी निकालोगे। सही है। और सबका प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी को आपस में ऐड कर दो। और जब सबके प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को आपस में ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कंट्री में जो है वो हर गुड बनने की वैल्यू क्या है। और आपको पता चल जाएगा कंट्री का जीडीपी।
सही है। तो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की रीजन मैंने आपको दे दी थी कि फाइनल गुड्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है। अगर आपने फाइनल वैल्यू नहीं ली तो डबल काउंटिंग हो जाती है। मैंने आपको एक कार इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी जहाँ पर पार्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, टायर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और गाड़ी भी प्रोड्यूस हो रही है। अब आप टायर्स की वैल्यू को अलग लोगे, पार्ट्स की वैल्यू को अलग लोगे और फिर गाड़ी की वैल्यू को अलग लोगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। आप सिर्फ गाड़ी की वैल्यू को लोगे, इसमें ऑटोमेटिकली टायर्स भी होंगे और पार्ट्स भी होंगे। सही है। तो हमेशा फाइनल वैल्यू ली जाती है और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। भले वो आउटपुट कंट्री में आ जाए इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स, पर प्रोड्यूस तो कंट्री में नहीं हुआ ना, तो इंपोर्ट हम ऐड नहीं करते जीडीपी। लेट से मैं कहता हूँ कि उस आउटपुट की इक्वल वैल्यू जो है, इनकम जो है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू दी इनकम, यही होता है ना, इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इनकम हमारी कंट्री में भी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, तो हम उसको भी ऐड नहीं करेंगे। सही है। तो ना इंपोर्ट को ऐड करते हैं ना रेमिटेंसेस को ऐड करते हैं। सही है। तो हमेशा याद रखना सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं और उनकी फाइनल वैल्यू होती है इन अ गिवन टाइम। अब वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 1 साल का भी। फिर ये चीज कोई मसला। तो हमेशा याद रखना जो जीडीपी होता है वो मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स है एज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। फाइनल वैल्यू ली जाती है और सिर्फ डोमेस्टिक वैल्यू ली जाती है। सही है। और सारे सेक्टर्स को जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपको एक कंट्री का जीडीपी पता चल जाएगा। तो हर गुड का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को आपस में ऐड करो, आपको पता चल जाएगा कंट्री में जो हर गुड बना है उसकी बनने की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सही है। अब बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की कि भाई ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब जरा गौर से सुनना। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू, नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल डोमेस्टिक आउटपुट। सही है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है आज की वैल्यू, हमारी आउटपुट की करंट वैल्यू। आज की प्राइस से जब मैं आज के आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आज की वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। जब मैं आज की प्राइस से आज के आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आज की जीडीपी आ जाएगी। जो आज की जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी को निकालने का तरीका क्या होता है कि आप करंट प्राइस को, दैट इज पीसी, जो करंट प्राइस है उसको करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज क्यूसी, जो करंट आउटपुट है। तो जब आप करंट प्राइस को करंट आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करंट जीडीपी मिल जाएगा, दैट इज द नॉमिनल। सही है। तो नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या मेजर करता है? नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट को मेजर करता है एट करंट प्राइस। क्लियर है? कोई मसला? सही है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट करंट प्राइसेस। और नॉर्मली ये स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाकायदा हर कंट्री में डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि आपको ये देखना है कि कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्राइस को उससे मल्टीप्लाई करो और कंट्री का नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करो। और ये बाकायदा पूरे हर कंट्री के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनका काम ही ये होता है। पाकिस्तान में भी ये डिपार्टमेंट है, इंडिया में भी ये डिपार्टमेंट है और दुनिया के हर मुल्क में ये डिपार्टमेंट। सही है। अब जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, सही, रियल जीडीपी क्या होता है? जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है? ये वो जीडीपी होता है विच इज कैलकुलेटेड एट अ कांस्टेंट प्राइस और एट बेस ईयर प्राइस। ये वो जीडीपी है जो कि कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है या करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। सही है। अब इस जीडीपी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो प्राइस का इम्पैक्ट हटा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक कंट्री का जीडीपी बढ़ जाता है और वो सिंपली इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो हम आउटपुट आज का लेंगे और प्राइस बेस ईयर की लेंगे। जैसे व्हाट इज बेस ईयर? बेस ईयर एक बेंचमार्क होता है जिससे बाकी सारे साल कंपेयर होते हैं। बेस ईयर एक ऐसा या साल होता है जो कि कंट्री का नॉर्मली बेस्ट साल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये वो साल होता है जिससे बाकी सारे साल कंपेयर होते हैं। तो हम जो है ना जब बेस ईयर की प्राइस लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 मेरा बेस ईयर है, तो अगर मैं 2015 की प्राइस लूंगा और 2019 का आउटपुट लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कंट्री का आउटपुट कितना बड़ा है। हम प्राइस इंक्रीज के अफेक्ट को हटा रहे हैं। तो रियल जीडीपी बेसिकली क्या होता है? जो रियल जीडीपी की वैल्यू हमारे पास आती है ना, और अगर मैं कहता हूं कि एक कंट्री का रियल जीडीपी फॉर एग्जांपल बढ़ रहा है, तो रियल जीडीपी का बढ़ने का मतलब होता है जो चेंज हमारे पास होगा ना वो फिजिकल क्वांटिटी का चेंज होगा। जो चेंज हमारे पास होगा वो प्रोडक्शन का चेंज होगा। वो जो है ना वो सिर्फ चेंज इन आउटपुट होगा, वो प्राइस के इफेक्ट को हटा चुका होगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि एक कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ रहा है
तो इट विल नॉट बी अ चेंज इन प्राइस एनी मोर। जो चेंज होगा ना वो एक्चुअली आउटपुट का चेंज होगा, वो प्रोडक्शन का चेंज होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक कंट्री की नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है और लोग समझते हैं कि कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी हो सकता है प्राइस बढ़ रही हो। तो रियल जीडीपी निकालने का मकसद ही ये होता है कि जब आप रियल जीडीपी का चेंज देखो तो आपको पता चलता है कि इट्स नॉट अ चेंज इन प्राइस एनी मोर। अब एक्चुअली में मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, एक्चुअली में मुझे पता चल रहा है कि मेरी कंट्री में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। सही है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रियल जीडीपी यूजफुल है और नॉमिनल जीडीपी यूजफुल नहीं है। सही है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी मिसलीडिंग है और रियल जीडीपी बहुत ज्यादा अच्छा है। सही है। देखो इस चीज को आप समझो कि जैसे मैं यहाँ पर एक हमेशा एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सही है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल क्रिएट करके देता हूँ यहाँ पे। अब इस एग्जांपल को गौर से सुनना, जो भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सही है? मैं एक आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर एक एग्जांपल बना के दे रहा हूँ। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ ईयर जो चल रहा है ना वो 2015 चल रहा है। सही है। और लेट्स अज्यूम कि 2015 एक ऐसा साल है जो कि हमारा बेस ईयर है। ठीक है। और बेस ईयर का मतलब है कि ये वो साल है जिससे हमारे सारे साल कंपेयर है। ठीक है। और मुझे 2015 की जीडीपी चाहिए। तो जब जब आप 2015 की जीडीपी निकालोगे तो 2015 की प्राइस लोगे, 2015 की प्राइस लोगे, आप 2015 की क्वांटिटी लोगे जो कि 2015 का आउटपुट है। तो लेट से मैं आपको कहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल 2015 की प्राइस है $10 और 2015 का आउटपुट है 10। तो 2015 का जो जीडीपी होगा वो कितना आ रहा है, $100 आ रहा है। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट प्राइस को, आज की प्राइस को आज की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो ये $100 मेरे पास आ रहा है, ये कौन सा जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी। ये जो $100 मेरे पास अभी करंटली यहाँ पर आया हुआ है, ये कौन सा जीडीपी है, ये $100 जो मेरे पास अभी आया हुआ है, ये मेरा नॉमिनल जीडीपी। सही है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद एक और साल आया 2000 फॉर एग्जांपल 18। सही है। अब 2018 एक ऐसा साल है जहां पर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन भी आई। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2015 का जीडीपी, 2018 का जीडीपी कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2018 की प्राइस को लूंगा और मैं उसको 2018 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है। तो जब मैं 2018 की प्राइस को 2018 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लेट से मैं कहता हूँ 2018 में प्राइस थी 12 और 2018 में आउटपुट था 10। तो मेरे पास 2018 की जीडीपी कितनी आ रही है, 120। अब वापस आप देखो, मैंने आज की प्राइस को आज की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है, दैट इज करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये वाला जीडीपी भी जो मेरे पास आया है, ये कौन सा जीडीपी है, ये नॉमिनल जीडीपी। सही है। आज का भी जो जीडीपी मेरे पास आया है ये नॉमिनल जीडीपी है, क्योंकि मैं 2018 की प्राइस को ही 2018 की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो $120 की मेरे पास अमाउंट आ रही है, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी। सही है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या फॉर एग्जाम्पल, सही, अब मेरे को एक चीज बताओ, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, क्या यहाँ पर जो है वो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। सही है। तो यहाँ पर नॉर्मली एक बच्चा क्या बोलेगा, सही है, बिल्कुल ये एवरेज प्राइस। ठीक है। ये किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, ये एक एवरेज प्राइस है। ठीक है। तो भाई लेट से मैं कहता हूँ कि एक कंट्री है जिसका नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। सही है। अब जरा गौर से सुनना, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ। एक कंट्री है जिसका नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है उस कंट्री की इनकम बढ़ रही है। यही बोल सकते हैं ना उस कंट्री की, क्योंकि देखो लोगों को जो पैसे मिल रहे हैं, इस चीज को जरा समझो आप। लोग जो पैसे कमा रहे होंगे वो तो नॉमिनल के बराबर ही होगा ना। लोग जो पैसे कमा रहे होंगे वो तो नॉमिनल के बराबर ही होगा। तो जब एक कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, जो देखो जब हम ये कहते हैं, जरा गौर से सुनना ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। जब हम ये कहते हैं कि एक कंट्री का नेशनल इनकम जीडीपी की इक्वल है, जब हम ये कहते हैं कि जब एक कंट्री का नेशनल इनकम जीडीपी की इक्वल है, तो वो किस जीडीपी की इक्वल होता है, वो नॉमिनल जीडीपी की इक्वल होता है। एक कंट्री की नेशनल इनकम नॉमिनल जीडीपी की इक्वल होता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल यूजलेस है। जब एक कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं। क्योंकि देखो पहले एक बंदा $100 कमा रहा था, पर वो एक बंदा $120 कमा रहा है। सही है। आप एक इंडिविजुअल पे रखे ये देख लो, पहले एक बंदा $100 कमा रहा था, अब एक बंदा $120 कमा रहा है, तो उसकी इनकम तो बढ़ी है ना। सही है, उसकी इनकम तो बढ़ी है। इसका मतलब लोग तो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो प्राइस जब बढ़ रही है तो लोग ज्यादा पैसे, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करो, 2015 का भी आउटपुट 10 था, 2018 का भी आउटपुट 10। सही है। पर 2015 की प्राइस 10 थी, 2015 की 2018 की प्राइस 12 है। इसका मतलब जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि लोग जो पैसे कमा रहे होंगे वो तो नॉमिनल के बराबर ही होगा।
सही है, तो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से इनकम तो बढ़ रही है, पर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन। क्या ऐसा जरूरी है कि जब एक कंट्री में नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है? इसका आंसर जरा दे। क्या नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि क्या एक इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं या नहीं क्रिएट हो रही? देखो, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। इसका आंसर है नॉट नेसेसरी। ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नॉट नेसेसरी। हम ये कह नहीं सकते नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने से जॉब्स क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि 2015 में जितना आउटपुट बन रहा है उतना ही 2018 में आउटपुट बन रहा है, और हमारी एग्जाम्पल में तो यही हो रहा है, 2015 का आउटपुट 10 था, 2018 का आउटपुट 10 है। हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से तो जॉब से क्रिएट नहीं हो रही, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से तो नॉमिनल जीडीपी इसलिए बढ़ा है क्योंकि इकोनॉमी में सिंपली प्राइसेस बढ़ रही है। तो प्राइसेस के बढ़ने से लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो तो नॉमिनल के बराबर ही कमा रहे हैं, कंट्री की नेशनल इनकम तो बढ़ रही है। पर क्या कंट्री में जॉब्स क्रिएट हो रही है? हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि पहले जितना आउटपुट बन रहा था अभी भी उतना ही आउटपुट बन रहा है। तो हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक कंट्री में नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो जरूरी है जॉब्स भी क्रिएट हो। हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ने की दो वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जितना आउटपुट पहले प्रोड्यूस हो रहा था उतना आउटपुट अभी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमारी एग्जाम्पल है। इस सिनेरियो में तो जॉब्स क्रिएट ही नहीं होती। सही है, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल में रीजन ये नॉमिनल जीडीपी की बढ़ने की कि सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी है। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 2015 का आउटपुट अलग था, 2018 में आउटपुट ज्यादा है। सही है। तो नॉमिनल जीडीपी का इशू सिर्फ इतना है कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू नहीं होती, ये हमें प्योरली आउटपुट का चेंज नहीं दिखा रहा होता, ये हमें प्योरली प्रोडक्शन का चेंज नहीं दिखा रहा होता, ये हमें साथ में प्राइजेस का भी चेंज दिखा रहा होता है। तो आप इस चीज का आंसर कभी नहीं दे सकते कि एक कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो जरूरी है जॉब्स भी क्रिएट हो। फिर ये चीज तो मसला। सही है। अब अगर मुझे अब अगर मुझे इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इसको मैं अगर साइड पे थोड़ा कर दूं, अब मुझे इस एग्जाम्पल के हिसाब से रियल जीडीपी निकालना है। सही है, जरा सुनना गौर से। अगर मुझे इस एग्जाम्पल को यूज करके रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी निकालते हुए आप क्या करोगे? सही है, रियल जीडीपी निकालते हुए आप क्या करोगे? अब रियल जीडीपी में मैंने आपको क्या बोला था? रियल जीडीपी में मैंने आपको क्या बोला था कि रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस और एट बेस ईयर प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस आप लोगे वो बेस ईयर की होगी, पर जो आउटपुट होगा वो आज का होगा। नॉमिनल जीडीपी में क्या कर रहे थे? करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट आउटपुट। यहाँ पर क्या होगा? बेस ईयर की प्राइस और इस साल का आउटपुट, जो साल आप कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट करंट ईयर प्राइस। रियल जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस। इसका मतलब इस बार आप करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इस बार आप बेस ईयर की प्राइस को करंट आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंस प्राइजेस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमारी एग्जांपल के हिसाब से प्राइजेस कांस्टेंट होगी क्योंकि हम तो बेस ईयर की प्राइस लेंगे, इसका मतलब रियल जीडीपी विल बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो रियल जीडीपी कौन सा जीडीपी है? वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ जीडीपी। सही है। रियल जीडीपी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दोगे, और फिर जब आप रियल जीडीपी का चेंज देखोगे तो वो फिर प्राइस का चेंज नहीं होगा, वो एक्चुअली आउटपुट का चेंज होगा, वो एक्चुअली फिजिकली क्वांटिटी का चेंज होगा। सही है। और हमने अभी ये चीज देखी कि जब एक कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है तो दिस कैन बी ड्यू टू इन्फ्लेशन। हमारी एग्जांपल के हिसाब से यही हो रहा था कि भाई हमारी कंट्री का जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा था तो उसकी होल एंड सोल रीजन थी इन्फ्लेशन। पर जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हट जाएगा। तो रियल जीडीपी कैन बी यूज टू असेस द फिजिकल चेंज इन आउटपुट। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? सही है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, अब अगर मैं अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं, तो मैं अपनी एग्जांपल में अगर रियल जीडीपी निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरा बेस ईयर क्या है? मेरा बेस ईयर इज 2015। इस बार मैं जो प्राइजेस लूंगा ना, इस बार मैं जो प्राइजेस लूंगा वो 2015 की लूंगा, पर जो क्वांटिटी लूंगा वो 2018 की लूंगा। इसका मतलब रियल जीडीपी
इज द करंट वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस। करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट बेस ईयर प्राइस, तो प्राइस बेस ईयर की होगी, आउटपुट करंट वाला होगा। अब क्या करोगे, 2015 की प्राइस क्या थी, 10, और 2018 का आउटपुट कितना है, 10। आंसर क्या आ रहा है, 100। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो वैल्यू आई है ना, वो आपको एक्चुअली शो कर रही है कि आपकी कंट्री में क्या जॉब्स क्रिएट हुई हैं, क्या आपकी कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है। अब अगर आप बेस ईयर को जब कंपेयर करोगे करंट ईयर से, जो कि हमारा 2018 है, हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में फिजिकली आउटपुट में तो कोई चेंज ही नहीं आया है। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि लोग $100 कमा रहे हैं, लोग कमा तो 120 ही रहे हैं, लोगों की जेब में तो 120 ही आ रहे हैं। सही है, ये जो प्रोड्यूसर है वो घर पे तो 120 ही लेके जाएगा, पर जब आप एक कंट्री की ग्रोथ मेजर कर रहे हो, जब आप एक कंट्री की ये देख रहे हो कि जॉब्स क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप बोलोगे नहीं हो रही, क्योंकि पहले भी आउटपुट हमारा $100 की इक्वल था, अब भी आउटपुट $100 की इक्वल। इसका मतलब पहले भी आउटपुट 10 था, अब भी आउटपुट 10। पर अगर मैं कहता कि दो अगर मैं कहता कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रियल जीडीपी है ना वो 120 आ रहा है, अगर मैं कहता कि मेरा रियल जीडीपी 120 आ रहा है, लेट्स, अगर मैं कहता कि मेरा रियल जीडीपी 120 आ रहा है, फिर आप कहते कि हाँ यार इस कंट्री में 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, इस कंट्री में आउटपुट बढ़ा है, इस कंट्री में जॉब क्रिएट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हो, जब आप एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये नहीं होती कि नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है पर रियल जीडीपी। जब एक कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ता है ना, तब आप कहते हो कि इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, तब आप कहते हो कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तब आप कहते हो कि इकोनॉमी में जॉब क्रिएट हो रही है। सही है, तो अगेन मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि नॉमिनल जीडीपी बेकार है, रियल जीडीपी अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इन दी एंड नॉमिनल जीडीपी हमें शो कर रहा होता है कि इकोनॉमी में लोग एक्चुअली पैसा कितना कमा रहे हैं। ये 120 तो वो अपने घर पे लेके गया है, पर जब आप ये देखोगे ना कि कंट्री में कितनी जॉब्स क्रिएट हुई है, तो फिर आपको रियल जीडीपी देखना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप एक्सपोर्ट से देख लो। सही है, आप जैसे अगर जैसे एक छोटी सी अगर इसमें समराइज कर दूं, अगर आपको एक कंट्री के नेशनल इनकम देखनी, तो फिर आप नॉमिनल जीडीपी से देखो। पर अगर आपको ये देखना है कि एक कंट्री में आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है या एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, फिर आपको रियल जीडीपी देखना है। अगर आप एक कंट्री की नेशनल इनकम को देखना चाह रहे हो, तो फिर आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे। पर अगर आपको एक कंट्री की एम्प्लॉयमेंट देखनी है, एक कंट्री की ग्रोथ देखनी है, एक कंट्री के आउटपुट को देखना है, तो फिर आपको रियल जीडीपी देखना है। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। सही है, अगर आपको एक कंट्री की इनकम को देखना है, तो फिर आप नॉमिनल वैल्यूज को देख लो, कोई मसला नहीं है। पर अगर आपको एक कंट्री की एम्प्लॉयमेंट को देखना है, आपको एक कंट्री की ग्रोथ को देखना है, आपको एक कंट्री के आउटपुट को देखना है, तो फिर आपको रियल वैल्यूज को देखना है। सही है, अब जैसे मैं आपको एक्सपोर्ट की एग्जांपल दे रहा था, लेट्स से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का नॉमिनल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की वैल्यू है ना, नॉमिनल एक्सपोर्ट वो बढ़ रहा है। अब क्या पता वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा हो, क्या पता हम उतने ही यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितने हम पहले कर रहे थे। अब तुम ये तो नहीं कह सकते ना लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों की इनकम तो बढ़ रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी इनकम तो बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान का नॉमिनल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्सपोर्ट की वैल्यू थी, अब एक्सपोर्ट की वैल्यू उससे ज्यादा है। इसका मतलब जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो ज्यादा पैसा कमा रही है। पर जब तुम रियल एक्सपोर्ट की वैल्यू देखोगे, देखो नॉमिनल एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है, कि भाई हो सकता है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े, भले इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े, पर लोग कमा तो रहे ना। सही है, हो सकता है तुम उतने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। पर अगर अगर मैं कहता हूँ कि रियल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो रियल एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि हमने बेस ईयर की प्राइसेस ली हैं, और रियल एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि तुम एक्चुअली अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम एक्चुअली ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम एक्चुअली ज्यादा आउटपुट अब एक्सपोर्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम्हारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अब तुम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो इन फिजिकल क्वांटिटी। तो रियल एक्सपोर्ट का चेंज हमें बताएगा कि तुम कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, और नॉमिनल एक्सपोर्ट का चेंज हमें बताएगा कि तुम कितना कमा रहे हो, क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से भी होता है। क्लियर है, तो मसला, तो नॉमिनल एक्सपोर्ट का बढ़ने का मतलब है आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो सकता है भले ही उतने यूनिट्स प्रोड्यूस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रियल एक्सपोर्ट का बढ़ना में एक्चुअली शो करेगा कि हमने यूनिट ज्यादा सेल करें, हमने यूनिट ज्यादा बनाए, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। सही है, अच्छा नॉर्मली जो आपको जीडीपी दिया हुआ होता है, एक और चीज जरा सुन लो। नॉर्मली जो आपको जीडीपी दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा रिस्पॉन्स आई हुई है, उसमें आपको उसने बोला हुआ है कि यार पाकिस्तान का जीडीपी ना $10,000 है, लेट्स से। तो वो जीडीपी कौन सा है, नॉमिनल है कि रियल है? अगर वो पेपर में सिर्फ लिख देता है कि जीडीपी इज $10,000, वो नॉमिनल है कि रियल है? अगर डेटा रिस्पॉन्स में वो सिंपली लिख देता है कि इस कंट्री का जीडीपी इतना है, तो वो नॉमिनल वैल्यू है कि रियल वैल्यू है? वो नॉमिनल वैल्यू है।
ये याद रखना हमेशा के लिए। नॉर्मली जो आप इंटरनेट पे भी देखते हो, इंटरनेट पे लिखा होता है पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, वो नॉमिनल होती है। जब तक वो आपको रियल जीडीपी खुद ना बोल देना कि ये रियल जीडीपी, तो वो रियल जीडीपी होती है। अगर वो सिर्फ जीडीपी लिख रहा है ना, तो वो नॉमिनल जीडीपी है। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो नॉमिनल है। सही है। वो अज्यूम्ड है कि वो नॉमिनल है। अगर वो आपको रियल बता रहा होगा ना, तो वो बकायदा लिखेगा द रियल जीडीपी बोलते, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू। वरना वो आपको नॉर्मली इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जो नेशनल इनकम जीडीपी की इक्वल होता है, वो नॉमिनल जीडीपी के इक्वल होता है। क्योंकि आपकी इनकम तो होती तो नॉमिनल के हिसाब से ही है ना, जो मैंने आपको अभी बताया सारा एग्जाम्पल। सही है। दे रहे थी। सही है। तो नॉमिनल कैन बी मिसलीडिंग। सही है। हो सकता है कि ये आपको बताया कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, बट एक्चुअली आप ना कर रहे हो सकता है कि ये सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सही। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब हमेशा एक चीज और याद रखना। अब हमने ये अज्यूम करा कि 2018 में इन्फ्लेशन है, ऐसा ही है ना। जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, जरा सुनना गौर। जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो रियल वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू नॉमिनल, या रियल जीडीपी विल नॉट बी इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी। पर बेस ईयर में अज्यूम होता है कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है, अजम्पशन है। सही है। ये अजम्पशन है कि बेस ईयर में कोई इन्फ्लेशन नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी होता है, इट इज इक्वल टू द रियल जीडीपी। ये मैं लिख देता हूँ। बेस ईयर में, बेस ईयर का जो नॉमिनल जीडीपी होता है, वो इक्वल होता है रियल जीडीपी के। ठीक है। जो बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी होता है वो इक्वल होता है रियल जीडीपी के। पर अगर एक एक कंट्री में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल नहीं होता। सही है। इन्फ्लेशन के टाइम पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इक्वल नहीं होता। दे रहे जी तो मसला। अच्छा, देखो वापस से जरा नोट देख लेते हैं। अब तक देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया रियल होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपस में कंपेयर कर ली। ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि रियल जीडीपी इससे कैलकुलेट होता है क्योंकि हमें आउटपुट शो करना होता है आफ्टर एलिमिनेटिंग इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आप इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है कि बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट आउटपुट, क्या ये रियल जीडीपी का फॉर्मूला है? क्या ये रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि एक कंट्री अपने रियल जीडीपी को ऐसे कैलकुलेट करती है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि एक कंट्री अपने रियल जीडीपी को ऐसे कैलकुलेट करती है? नहीं करती। एक कंट्री अपनी बेस ईयर की प्राइस को करंट आउटपुट से मल्टीप्लाई करके रियल जीडीपी कैलकुलेट नहीं करती। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है जो लिखा हुआ है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। सही है। रियल जीडीपी का जो असल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेशन। रियल जीडीपी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है कि आप नॉमिनल जीडीपी को, जो कि एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन नहीं है, उसको डिवाइड करते हो जीडीपी डिफ्लेटर से, और आपके पास एक कंट्री का रियल जीडीपी आ जाए। क्लियर है ये चीज़? तो मसला। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, अब जरा ये गौर से सुनना जो बता रहा हूँ। ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? मतलब व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेट हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ऐसा ही होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि एक कंट्री की नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेट हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर का काम ये होता है कि उसमें से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकालना है। जैसे आप एक अज्यूम करो कि एक कंट्री का नॉमिनल जीडीपी एक बड़ा सा बलून है, जो कि इतना ज्यादा फूला हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेट हो गया। उसको डिफ्लेट करना है, उसमें से हवा निकालनी है। और जब आप नॉमिनल जीडीपी में से हवा निकाल देते हो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देते हो, तो वो रियल जीडीपी बन जाता है। इसका मतलब हम नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करते हैं यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर, और फिर हम नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कैसे होता है। अब पहले तो जरा गौर से सुनो, मैं बोल ज्यादा रहा हूँ और लिख कम रहा हूँ, जरा सुनना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। सही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता है क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बहुत एमसीक्यू का, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये डेटा रिस्पॉन्स में भी आता है।
क्या आपको ये चीज पता है कि व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। सही है? नहीं, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द वे टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। सही है? व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द वे इन विच यू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। ये एक तरीका है जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट होता है। सही है? अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली होता है ये कि आप इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर आप जरा गौर से सुनना, मैं आपको प्रोसेस समझा। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, फैमिली सेलेक्ट करती है। सही है? और उन फैमिली से एक सर्वे करती है, पूछती है कि आप डेली बेसिस पे क्या चीजें खरीदते हो। सही है? और वो जो सारी डेली बेसिस खरीदते हैं, सारा डेटा जमा होता है। और फिर उस डेटा में से जो सारी फैमिली डेली बेसिस पे चीजें खरीदती है ना, उसमें से कॉमन प्रोडक्ट को निकाला जाता है। और जब आप उसमें से कॉमन प्रोडक्ट्स को निकाल देते हो, तो फिर इन कॉमन प्रोडक्ट्स को एक बास्केट में डाल देते हैं। जैसे पाकिस्तान के बास्केट ऑफ गुड्स में चावल भी है, पाकिस्तान के बास्केट ऑफ गुड्स में चीनी भी है, मतलब सॉल्ट, शुगर, राइस, वेजिटेबल, बीफ, चिकन, ये सारी चीजें होती हैं। सही है? जैसे इंडिया के बास्केट ऑफ गुड्स में बीफ नहीं होगा। सही है? कुछ कंट्री के बास्केट ऑफ गुड्स में वेजिटेबल ज्यादा, जैसे इंडिया के उसमें वेजिटेबल ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश का जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें फिश ज्यादा होगी। सही? तो डेली बेसिस पे जो लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं वो बास्केट ऑफ गुड्स में डाल दी जाती है। और फिर उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं। अच्छा, वेट्स क्यों असाइन किए जाते हैं? वेट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यू स्पेंड ऑन दीज गुड्स। जैसे पाकिस्तान के बास्केट ऑफ गुड में बहुत सारी चीजें हैं, बट चावल ऐसी चीज है जिसमें इनकम का एक बड़ा हिस्सा जाता है। तो चावल की प्राइस के चेंज होने से बहुत एक मेजर इफेक्ट आएगा। तो चावल को आपने ज्यादा वेट दे दिया, चाय की पत्ती को आपने ज्यादा वेट दे दिया, क्योंकि चाय बहुत पीते हैं यहाँ पे। तो वेट देने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप बेसिकली इंपॉर्टेंस, वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सही है? और फिर आप क्या करते हो कि उन सारी बास्केट ऑफ गुड्स में जितनी भी उनकी प्राइसेज होती है ना, उनका एक एवरेज प्राइस लेवल निकालते हो और उनका एक इंडेक्स निकालते हो। सही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा बास्केट ऑफ गुड्स है, उसकी मैंने एक एवरेज प्राइस लेवल, उसका एक एवरेज निकाल के मैंने एक इंडेक्स नंबर दे दिया। सही है? और वो इंडेक्स नंबर है 120। मतलब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट मैंने किया तो उसका इंडेक्स नंबर आया 120। सही है? तो लेट से मैं कहता हूँ कि 2018 का इंडेक्स नंबर जो है, इंडेक्स निकालने का बहुत एक सिंपल सा तरीका होता है, पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि 2018 का इंडेक्स आया 120। अब जाहिर सी बात है, आप इस इंडेक्स को बेस ईयर से कंपेयर करते हो। तो लेट से मैं कहता हूँ 2015 मेरा बेस ईयर है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो सीपीआई है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 2018 का आया 120। सही है? और जो पाकिस्तान का बेस ईयर है वो 2015 है, और 2015 का इंडेक्स है 100। तो आप न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। आप क्या करोगे? आप 120 को, जो कि 2018 का इंडेक्स है, उसको माइनस करोगे 100 से। अच्छा, बेस ईयर को 100 का नंबर ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अज्यूम्ड ये होता है कि बेस ईयर में इन्फ्लेशन नहीं होती, जो भी मैंने आपको बताया। तो 100 का मतलब है नो इन्फ्लेशन। सही है? तो आपने क्या करा, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो 20% आएगा। इसका मतलब पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% है। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जाती है। अब आप देखो, जीडीपी डिफ्लेटर हम क्यों निकाल रहे हैं? पॉइंट सारा ये, हम जीडीपी डिफ्लेटर क्यों निकाल रहे हैं? हम सिंपली हम सिंपली जो है, वो सीपीआई के इंडेक्स को, ये जो 120 का इंडेक्स है, हम सिंपली इस रेट को क्यों यूज नहीं कर रहे इन ऑर्डर टू डिफ्लेट द जीडीपी। मतलब मैं रियल जीडीपी अगर मुझे निकालना है, तो मैं नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिफ्लेट क्यों कर रहा हूँ, और मैं नॉर्मल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम ये भी तो कर सकते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 20% आ गया थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने उस इंडेक्स को यूज करा, मैंने इन्फ्लेशन का रेट निकाला। नॉमिनल जीडीपी मेरे पास $2000 है, मैंने सिंपली क्या करा, उस $2000 में से 20% का इफेक्ट हटा दिया, मेरे पास रियल जीडीपी आ गया। क्यों हम इस तरह नहीं करते, और क्यों हमें रियल जीडीपी निकालने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का होना जरूरी है? अब आप ये मसला समझो, मसला क्या है। अब मैं आपको एक मसला समझा रहा हूँ। मसला ये है कि हम लोग हम लोग सीपीआई यूज नहीं करते, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज नहीं करते इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। और क्यों हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं? वाई जीडीपी डिफ्लेटर इज नीडेड टू डिफ्लेट नॉमिनल जीडीपी? इसकी सबसे बड़ी मसला ये है कि हम इन्फ्लेशन के इंडेक्स को लें और उसको हर जगह इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा देगा नॉमिनल जीडीपी में से,
और जीडीपी डिफ्लेटर का भी काम यही है, जीडीपी डिफ्लेटर भी यही कर रहा है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा रहा है। तो सीपीआई भी ये कर रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर भी ये कर रहा है, तो हम क्यों जीडीपी डिफ्लेटर यूज कर रहे हैं और सीपीआई यूज नहीं कर रहे हैं? इसकी रीजन ये है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका सीपीआई होता है, हम सीपीआई इसलिए यूज नहीं कर रहे फॉर रियल जीडीपी। हम क्यों हम क्यों जीडीपी डिफ्लेटर पे आ रहे हैं? इसकी रीजन ये है कि सीपीआई जो है ना, वो कंट्री में बनने वाली चीजों की बात नहीं हो रही। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो कंट्री में बनने वाली चीजों की बात नहीं हो रही। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्री में इस्तेमाल होने वाली चीजों की बात हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंट्री में बनने वाली चीजों की प्राइस का चेंज नहीं देखता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंट्री में इस्तेमाल की भी चीजों का इम्पैक्ट देता है। सही है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का इंडेक्स नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग का या कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर का इंडेक्स। हम बेसिकली कंज्यूमर से पूछते हैं कि वो क्या इस्तेमाल करता है, और जो चीजें वो इस्तेमाल करता है, सही है, और फिर हम उसका प्राइस का चेंज देखते हैं, पहले कितनी प्राइस थी और अब कितनी प्राइस है। तो हम इकोनॉमी में सारी चीजों की प्राइस का चेंज नहीं देख रहे, हम सिर्फ उस चीजों का प्राइस का चेंज देख रहे हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है। और तभी आप सीपीआई को यूज नहीं कर सकते अगर आपको नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालना। ये रीजन समझ आई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ उन चीजों को देखता है जो चीज लोग इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ उन्हीं की प्राइस का चेंज देखता है। अब जीडीपी तो पूरा कंट्री का आउटपुट है, वो पूरी जैसे एक एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। भाई लेट से मैं आपको कहता हूँ कि एक चीज बनी और वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गई, क्या वो सीपीआई में आएगी? नहीं आएगी। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज इकोनॉमी में बनी और वो बनते साथ ही एक्सपोर्ट हो गई, क्या वो सीपीआई में आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो बास्केट ऑफ गुड्स में आई होगी? क्या वो एक कंट्री के बास्केट ऑफ गुड्स में आई होगी कि नहीं आई होगी? नहीं आई होगी। एक चीज बनी और बनते साथ ही एक्सपोर्ट हो गई, तो वो कभी बास्केट ऑफ गुड में आई ही नहीं। वो कभी बास्केट ऑफ गुड में आई ही नहीं। वो कभी सीपीआई की कैलकुलेशन में यूज ही नहीं हुई, क्योंकि कंज्यूमर ने इस्तेमाल ही नहीं किया। एक चीज पाकिस्तान में बनी, बनते साथ एक्सपोर्ट हो गई, कभी कस्टमर ने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ना वो बास्केट ऑफ गुड में आएगा, ना वो सीपीआई की कैलकुलेशन में आएगा। सही है? लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मशीनरी बनी, पाकिस्तान में एक मशीनरी बनी। अब मशीनरी कंज्यूमर थोड़ी इस्तेमाल करता है, मशीनरी सीपीआई में थोड़ी होगी। और अगर मशीनरी महंगी हो भी गई तो सीपीआई इसका इफेक्ट थोड़ी शामिल करेगा। अगर एक कंट्री में मशीनरी महंगी हो भी गई तो सीपीआई इसका इफेक्ट थोड़ी देखेगा। हाँ, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है कि भाई मशीन महंगी हुई तो इस मशीन महंगी होने की जो कॉस्ट का बर्डन है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर पर डालेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। पर ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना मशीन के महंगी होने का सीपीआई की। सही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चेंज सीपीआई में नहीं आता, जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है उसका चेंज सीपीआई में नहीं आ रहा। सीपीआई का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो सीपीआई सिर्फ इतना बताता है कि हाउस होल्ड कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम। और ये एक सर्टेन पार्ट्स ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस देखता है। एक इकोनॉमी में इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सिर्फ एक सर्टेन पार्ट ऑफ द गुड्स देख रहा है जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस। सही है? तो सीपीआई को आप कभी भी यूज नहीं कर सकते, सही है, बिकॉज इट इज नॉट फोकस्ड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। सही है? इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक। सही है? ये नहीं देख रहा कि एक कंट्री में कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि एक कंट्री में कितना ज्यादा स्पेंड हो रहा है, और वो स्पेंडिंग पे देखा जा रहा है। सही है? ले रहे चीज, जो चीजें बन रही हैं वो उसको नहीं देख रहा है, जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जो चीजें कंज्यूम हो रही हैं, वो उसको देख रहा है। अगर आपको कंट्री में सारी चीजों की प्राइजेस का चेंज देखना है, अगर आपको एक कंट्री में सारी चीजों की प्राइजेस का चेंज देखना है, और अगर आपको हर चीज की प्राइस का चेंज देखना है, तो फिर आप सीपीआई नहीं देख सकते। क्लियर है? और इसी वजह से जीडीपी डिफ्लेटर आता है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर पूरे जीडीपी को एक साथ डिफ्लेट करेगा, वो कुछ गुड्स को डिफ्लेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सीपीआई को यूज करोगे ना, तो सीपीआई खाली उन चीजों को डिफ्लेट करेगा जो चीज लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें मशीनरी नहीं होगी, इसमें वो चीजें नहीं होंगी जो एकदम से एक्सपोर्ट हो गई हैं, इसमें वो चीजें नहीं होंगी जो कि इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। सही है? तो अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? सही है? अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई का फर्क क्या होता है, पहले तो ये सुन लो। सही है? जीडीपी डिफ्लेटर का जो वो होता है ना बास्केट, जैसे सीपीआई का बास्केट क्या होता है? वो चीजें जो लोग, कॉमन प्रोडक्ट्स जो लोग कंज्यूम करते हैं। सही है ना? मतलब सीपीआई का एक फिक्स बास्केट है। सीपीआई का एक फिक्स बास्केट है, इसमें वो चीजें जो लोग कंज्यूम करते हैं, इंपॉर्टेंट गुड्स हैं। सही है? वेट्स दिया जाता है, और एक फिक्स बास्केट है। जो जीडीपी डिफ्लेटर का बास्केट होता है ना, वो पूरा जीडीपी,
जो जीडीपी डिफ्लेटर का बास्केट होता है ना, उसमें एक इकोनॉमी की सारी चीजें आ जाती है। सही है। अच्छा, सीपीआई का जो बेस ईयर है ना, वो एक फिक्स बेस है। जो सीपीआई में यूज होने वाला बेस ईयर है, जो सीपीआई में यूज होने वाला बेस ईयर है, वो एक फिक्स्ड बेस ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 2018 का भी इन्फ्लेशन रेट देखना चाह रहे हो, तो फिर आप 2015 से कंपेयर करो। सही है। अगर आप 2025 की भी कर रहे हो, तो आप 2015 से करोगे। सीपीआई का बेस ईयर जो है ना, वो फिक्स्ड है। जीडीपी डिफ्लेटर का जो बेस ईयर है ना, वो लास्ट ईयर है। मतलब लास्ट ईयर इज योर बेस ईयर। जैसे अगर आप 2018 की जीडीपी डिफ्लेट कर रहे हो, तो फिर आप 2017 की प्राइस लो। मतलब आप 2017 की जीडीपी लोगे बेसिक। सही है। अगर लेट से आप 2020 की निकाल रहे हो, तो आप 2019 की लोगे बेस ईयर। अगर आप 2021 की निकाल रहे हो, तो आप 2020 को बेस ईयर लो। इसका मतलब सीपीआई का जो बेस ईयर होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर 2018 की निकाल रहे हो, तो भी 2015 की बेस ईयर लोगे। पर अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर कर रहे हो, तो फिर 2018 की निकाल रहे हो, तो 2017 आपका बेस ईयर। क्लियर है ये चीज? तो क्या होता है, CPI is based on a fixed basket of goods while deflator uses GDP. लास्ट ईयर की जीडीपी है बात, ये पूरी जीडीपी ही आपकी बास्केट हो। सीपीआई है द फिक्स्ड बेस ईयर while deflator considers लास्ट ईयर एज योर बेस ईयर। एक छोटी सी एग्जांपल, भाई करंट इंडेक्स हमारा 120 है, बेस ईयर का इंडेक्स हमारा 100 है। करंट इंडेक्स हमारा 120 है, बेस ईयर का इंडेक्स हमारा 100 है, और नॉमिनल जीडीपी हमारा $2000। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा। अब आपको जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा दे दिया है, कैलकुलेशन तो उसकी बच्चों वाली है। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन सिखा देता, और मैं पूरी आपको कुछ भी लॉजिक नहीं देता जो मैंने 10-15 मिनट अभी यहाँ पर बोला है। पर ये बताना आपको जरूरी है, क्योंकि A2 में ना ये चीजें टेस्ट हो जाती हैं। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा जीडीपी डिफ्लेटर का मकसद क्या है। सही है। या फिर डेटा रिस्पॉन्स से पूछ लेगा जीडीपी डिफ्लेटर क्यों कैलकुलेट किया जाता है। सही है। तो इसकी थ्योरी तो मैं आपको दे दूंगा, बट अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। तो करंट प्राइस इंडेक्स कितना है? 120। बेस ईयर कितना है? 100। तो आप 120 को 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा 1 आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा 1 फिर आप क्या करोगे? आप रियल जीडीपी निकालोगे, नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करोगे। आप नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड करोगे, तो आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो $2000 है, जीडीपी डिफ्लेटर 1.2 है, तो ये आपकी आ गई रियल जीडीपी 166। समझ आया? क्लियर है? तो पहले आपने करंट इंडेक्स को बेस ईयर इंडेक्स से डिवाइड करा, तो जीडीपी डिफ्लेटर आया, और फिर आपने नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर दिया। सही है। तो एक्चुअली में जो रियल जीडीपी निकालने का तरीका होता है ना, वो ये होता है। ये फॉर्मूला है रियल जीडीपी। ये जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था कि बेस से प्राइस से होता है, ना कि कैलकुलेशन तो इंडेक्स से होती है। रियल जीडीपी का असल फॉर्मूला ये रियल जीडीपी का असल फॉर्मूला। क्लियर है? तो अब हम इसी आइडिया को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जिधर हम आउटपुट को कैलकुलेट करने के और तरीके देखेंगे। हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को भी देखेंगे, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस को भी देखेंगे, हम जीएनपी को भी देखेंगे, हम एनएनपी को भी। सही है। और ये चीजें जो है ना, अगर आपको लग रही है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर 20 मार्क का सवाल बनता है। और ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों का, क्योंकि प्योर थ्योरी, डायग्राम है ही नहीं। अब तक हमने कोई डायग्राम इंट्रोड्यूस ही नहीं करी है पूरे मैथ्स में, अगर आप देख लो फुल थ्योरी ही चल रही है।